हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज की इस लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की ये क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसा कि आप सभी बच्चे को थंबनेल में दिख रहा होगा। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए हमारे क्लास से, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए हमारे टॉपिक का नाम है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के टॉप 500 गैस ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, तो इस क्लास में आप सभी बच्चे अंत तक एकदम बने रहिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो अच्छे से इन सारे प्रश्नों का प्रिपरेशन करके जाइएगा, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, थंबनेल में भी दिख रहा होगा और हमारे इस टॉपिक का नाम भी दिख रहा होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग 30 से 40 वैसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और इस बार उसका पूरी चांस बन रहा है एग्जाम में आने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, फिर हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और एकदम आराम आराम से आप लोग सटीक जवाब देते चलिएगा और एकदम अच्छे से इसको कवर करके जाइएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को कोई दिक्कत है, कोई नोट्स वगैरह के बारे में दिक्कत है, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही होगी इधर साइड में। ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, या जिन बच्चों को हमारी टेलीग्राम आईडी से जुड़ना है वो हमारे टेलीग्राम पे देखिए ड्रीम क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने हमारे लर्निंग ऐप, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर में भी मौजूद है, लर्निंग ऐप में जाकर डाउनलोड नहीं करा है उनको जाकर अभी डाउनलोड कर सकते हैं। ड्रीम क्लासेस नाम का एप्लीकेशन है हमारा, वहाँ पर भी आप अपने आने वाले जो भी अगले क्लास के बच्चे हैं, आपके भाई बहन कोई दोस्त वगैरह है, उनको बता दीजिएगा ड्रीम क्लासेस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के सवाल नंबर 1 पे। ठीक है, चलिए देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से सवाल दिए जाएंगे और आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये पहला सवाल ये हो गया। एक मिनट, चलिए तो चलिए बात करते हैं आज के हम लोग पहले सवाल पे। तो देखिए हमारा सवाल नंबर 1 कह रहा है कि ये देखिए फॉर्मोलिन का जलीय घोल क्या कहा जाता है। ठीक है, समझिएगा अच्छे से सवाल को। सवाल हमारा है, देखिए यहाँ पर इतना ही सवाल है कि फॉर्मोलिन का जलीय घोल क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉर्मल अम्ल, फॉर्मिक अम्ल सॉरी, दूसरा फ्लोरोसिन, तीसरा फॉर्मल्डिहाइड और चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है फरफुल्डिहाइड। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो चलिए सभी बच्चे जवाब दीजिए, इसका क्या होना चाहिए इसका सटीक जवाब। जिन बच्चों ने हमारे मॉडल सेट या ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों को परचेस करके पढ़ा होगा, जो भी बच्चे हमारे पुराने होंगे उनको ये आंसर जरूर मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए जवाब देते जाइएगा। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है। ठीक है, और ये भी हमारा जो सीरीज चलेगा, ये हमारा टॉप 500 का, उसको आप पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है एग्जाम के लिए थोड़ा सा। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे ज़्यादा आप लोग यहाँ पर फोकस करके जाइएगा। तो चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया इसका। तो देखिए इसका जवाब हम लोग जान लेते हैं। हमारा सवाल था जी फॉर्मलिन का जलीय घोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन बच्चों ने टिक करा उनका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, फॉर्मल डिहाइड कहा जाता है। फॉर्मलिन का जलीय घोल क्या कहा जाता है? फॉर्मल डिहाइड। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 2 पे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी। सवाल नंबर 2 को आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल हमारा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है। क्रियाशील मूलक के बारे में हम लोगों ने पीछे भी डिस्कशन किया था। सारे टॉपिक का क्रियाशील मूलक एक बार हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानेंगे यहाँ पर इस सवाल में कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को इसका क्रियाशील मूलक के बारे में पढ़ने में भी थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो इसको देखिए ऐसे पढ़ेंगे, डैश सी एच ओ होगा, डैश सी ओ डैश होगा, या डैश सी डबल ओ एच होगा, या डैश ओ एच होगा। ठीक है, जवाब दीजिए सारे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होगा। चलिए बहुत सारे बच्चों का सटीक जवाब आ रहा है। इसका भी आंसर जी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, डैश सी डबल ओ एच जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, और ये देखिए इन सभी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, डैश ओ एच के बारे में, डैश सी एच ओ के बारे में और डैश सी ओ डैश के बारे में। ठीक है, आगे इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारा है कि बिलिस्टर कॉपर
क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा लास्ट में कि बिलिस्टर कॉपर इनमें से क्या है, कि क्या हम किसको कह सकते हैं बिलिस्टर कॉपर। ऑप्शन आपको देखिए, ऑप्शन से इसको छांटना है। ये शुद्ध कॉपर को कहा जाता है, कॉपर अयस्क होता है, ये कॉपर का मिश्र धातु होता है, या कॉपर प्लस अशुद्धि होता है। चलिए जवाब दीजिएगा सारे बच्चे सवाल नंबर 3 का कि बिलिस्टर कॉपर किसे कहेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब बिल्कुल ही सही दिया है। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा जाए तो जाए क्लास, लेकिन एकदम अच्छे से सटीक जवाब को समझ कर जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में अब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना। एग्जाम आपका नज़दीक है, एक भी मिस्टेक आप पर भारी पड़ सकता है एग्जाम में। चलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जिन बच्चों ने इसको टिक करा बिल्कुल सही है। बिलिस्टर कॉपर क्या है, कॉपर प्लस अशुद्धि का एक मिश्रण है, ठीक है। बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते सवाल नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अमोनियम एसीटेट को ज्यादा गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि अमोनियम एसीटेट को जब हम लोग ज्यादा गर्म कर देंगे, ठीक है, सामान्य से भी ज्यादा कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा है ए यूरिया कहलाएगा, एसिटिक अम्ल कहलाएगा, एसीटेमाइड कहलाएगा, या एथिल एमीन कहलाएगा, ठीक है। जवाब दीजिए सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इसका जवाब ये हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी, एसीटेमाइड कहलाएगा। अमोनियम एसीटेट को ज्यादा गर्म करने पर एसीटेमाइड प्राप्त होगा, ठीक है। एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर बेहतरीन सवाल है, क्रायोलाइट का सूत्र क्या होगा। सूत्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो केमिस्ट्री वाले टॉपिक में आप लोग सूत्र वगैरह को अच्छे से देख कर एक बार जाइएगा, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूजन रहेगा। तो क्रायोलाइट जो है एल्यूमिनियम का एस्क है, तो यहाँ पर ये तो कन्फर्म हो गया कि ये एल्यूमिनियम से ही रिलेटेड होगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि क्रायोलाइट का सूत्र क्या होगा। देखिए ऑप्शन हमारा है FeO × Cr2O3, दूसरा ऑप्शन हमारा Na3AlF6, ठीक है। फिर है Ag2S, और चौथा ऑप्शन है हमारा CuFeS2। तो जवाब दीजिए सारे बच्चे क्रायोलाइट, ये किस क्रायोलाइट का सूत्र क्या है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने टिक करा है Na3AlF6, ठीक है, बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर सवाल की ओर। ये देखिए बहुत ही हाईलाइटेड सवाल, कितना बार एग्जाम में ये पूछा है ये आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो कंफर्म याद करके जाइएगा। सवाल हमारा देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। जो हमने चैप्टर वाइज वाला पढ़ाया था वहाँ पर पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें भी ये प्रश्न था। फिर हम लोगों ने ये केमिस्ट्री में जो है मॉडल सेट परचेज करवाया था बच्चों को, उसमें भी ये सवाल जरूर होगा, ठीक है। और आज इस लाइव टेस्ट में भी ये सवाल बन गया है। 6ठा नंबर सवाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। जवाब दीजिए, जिन जिन बच्चों ने हमारे कोर्स को परचेस करा होगा उनको ये जरूर मालूम होगा। तो इसका जवाब देखिए ऑप्शन हमारे सामने है, समय इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा देखिए क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड। जवाब दीजिए सारे बच्चे जी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई क्या होती है। चलिए सवाल नंबर 6 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय इनवर्स इसका सही जवाब होगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे, एकदम पीडीएफ ये स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये जो हमारा सीरीज चलेगा टॉप 500 वाला, वो आप लोगों के लिए काफ़ी जो है वो लाभदायक साबित होने वाला है, ठीक है। रामबाण आप कह सकते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि इस बार एग्जाम में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 50% तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7, एकदम कंप्लीट करवाएंगे जी, सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है। इसको 500 हम लोग जरूर कंप्लीट करवाएंगे आपके एग्जाम से पहले, 4 से 5 दिन में ये सीरीज हमारा खत्म हो जाएगा। बस अच्छे से देख कर चले जाइएगा। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो जल्दी मिलेगा आप लोग को, शाम में मिल जाएगी, ठीक है, सुबह मिल जाएगी, सॉरी। चलिए अगला सवाल 7वां नंबर सवाल है, एल्कोनॉल का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कोनॉल, ठीक है, जवाब दीजिएगा एल्कोनॉल का सामान्य सूत्र। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा CnH2NO,
CnH2n+1O और CnH2n+2O और CnH2nO2। ठीक है, जवाब दीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल और ऑप्शन थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन पे एकदम फोकस करके जाइएगा। एल्कोनॉल का सामान्य सूत्र। चलिए, जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक करा बिल्कुल ही सही है। एल्कोनॉल का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा और वो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, बिल्कुल ही सही है। क्लियर है? चलिए, अब एक देखिए 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, यानी कि अंतर्गत किसके अंतर्गत वो आता है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, इन चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत, यानी किस आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। बेहतरीन सवाल है ये 8वां नंबर, जवाब दीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक करा है बिल्कुल ही सही है। बहुत सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डी ब्लॉक में है, वो बिल्कुल ही सही टिक कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे ने इसको टिक करा है, बेहतरीन जवाब दे रहे हैं सारे बच्चे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, एकदम आपका एग्जाम क्लियर है जी। चलिए, सवाल नंबर 9, बेहतरीन सवाल ये भी आ गया। देखिए कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, हवा है, H2O है यानी जल है, मोनोजाइट है जो कि ये थोरियम का है, जल है। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सवाल का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर 9 का। बेहतरीन, बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया है। काफी इजी सवाल लग रहा है जी। ठीक है, बहुत ही अच्छा। चलिए, जवाब जान लेते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत इन चारों ऑप्शन में, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोनोजाइट जो है वो हीलियम का मुख्य स्रोत है। ठीक है, हर ये इसका एक प्रश्न आता है जी, मोनोजाइट किसका एस्क है, तो थोरियम का एक एस्क है। ठीक है, ये भी आप लोग अच्छे से कवर करके जाइएगा। चलिए, बढ़ते हैं सवाल नंबर 10वें पे। 10वां कह रहा है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ठीक है, इनमें से देखिए सवाल कह रहा है कि इन चारों गैसों में से किसका जो है, किस गैस का अवशोषण जो है चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 अमोनिया, NCl3 और H2। ठीक है, तो जवाब दीजिए इन चारों ऑप्शनों में से सही जवाब हमारा क्या बनेगा। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। ऑप्शन नंबर बी NH3 जो है हमारा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो NH3 का। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, सवाल नंबर 11वां सवाल हमारा कह रहा है कि अणुसूत्र C5H11Cl के कुल कितने समावयवी संभव हैं। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल कि अणुसूत्र हमारा है, देखिए C5H11Cl के कुल कितने समावयवी संभव हो सकते हैं। तो चलिए, इसको बनाइए सभी बच्चे, थोड़ा सा समय देते हैं आप लोग के लिए, और उसके बाद इसका सही जवाब, सटीक जवाब हमें दीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है जी। चलिए, इसके जवाब को जान लेते हैं। पहले सवाल को समझेंगे कि अणुसूत्र जो है C5H11Cl के कुल कितने समावयवी संभव है। ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है। ठीक है, एकदम रट कर जाइएगा। जिन बच्चों को नहीं भी समझ में आए वो भी इस बार इसको पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम नजदीक है, तो अगर हो सके अभी से भी दिमाग में ये रह जाए तो आप लोग वहां पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 12वां नंबर कह रहा है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एकदम नहीं भी जानते होंगे तो एक बार सुनने से भी ये याद हो जाएगा कि रासायनिक अधिशोषण जो प्रक्रिया होती है उसमें कितनी परतें होती है। ऑप्शन नंबर देखिए, ए है 0, 1, 2 या बहुत सारी परतें। ठीक है, जवाब को सुन लीजिए और दिमाग में एकदम बैठा लीजिए इसको। ठीक है, 12वां नंबर सवाल, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अधिशोषण में मात्र एक परत होती है। ठीक है, एकदम रट कर जाइएगा, समझ कर जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13वें की ओर। 13वां नंबर सवाल हमारा है जी कि निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है, यानी निक्षालन द्वारा
अयस्क का क्या किया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन आपको है, यहाँ पे मिल रहा है 4 ऑप्शन आपके लिए, ऑक्सीकरण, सांद्रण, अवकरण या जारण। तो चलिए जवाब देख दीजिएगा इसका क्या होना चाहिए कि निक्षालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है। बहुत ही अच्छा, तो इसका जवाब जान लेते हैं अब। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है। इसका जवाब देखिए होगा कि निक्षालन द्वारा अयस्क का ऑप्शन नंबर बी सांद्रण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा निक्षालन द्वारा अयस्कों का सांद्रण, या आपसे पूछेगा अयस्कों का सांद्रण जो है किस विधि द्वारा ज्यादातर किया जाता है, तो निक्षालन विधि द्वारा। ये विधि का नाम है जी। ठीक है, इसको हम लोग क्या जानेंगे, निक्षालन विधि के नाम से। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री के क्लास में। चलिए बहुत ही हाईलाइटेड सवाल है। ठीक है, 14वां नंबर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन में, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और वीवीआई कर लीजिएगा, इस बार एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सवाल को समझेंगे। सवाल हमारा कह रहा है ये रेडियम किससे प्राप्त होता है, या रेडियम मुख्य रूप से किसका स्रोत है या अवयव है, ऐसे करके सवाल बनेगा। आपको देखिए ऑप्शन में, देखिएगा ऑप्शन पे फोकस करिएगा। ऑप्शन आपका है जिंक ब्लेड, मोनोजाइट, हेमाटाइट या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ा था पीछे, मोनोजाइट जो है हीलियम से प्राप्त होता है और ये थोरियम का एक अयस्क होता है। हेमेटाइट तो हम लोग जानते हैं लोहा का होता है, और नन ऑफ दिस में तो फोकस करेंगे नहीं। अब हमारा ये बच गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ज़्यादातर बुक्स में दिखेगा रेडियम जो है वो पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन को आपको अच्छे से देखना है। अगर आपको ऑप्शन में पिंच ब्लेड दिखे तो ये भी टिक कर देना है, और अगर आपको जिंक ब्लेड दिखे तो ये टिक कर देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिंक ब्लेड और पिंच ब्लेड में कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से समझ कर जाइएगा सवाल को, एकदम आप लोग का टॉपिक एकदम क्लियर करते हुए जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 15वें पर, 15वां हमारा कह रहा है कि जल में कौन रंगहीन है। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है Tr+3, V3+, Cr3+, या Sc3+। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि इन चारों ऑप्शनों में से जल में कौन रंगहीन होगा। ठीक है, चलिए तो अब जवाब दीजिए जी 15वें नंबर सवाल का। बिल्कुल ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को टिक करा है उनका सवाल बिल्कुल ही सही है। ठीक है, जल में कौन रंगहीन होगा, तो Sc3+ जो है वो जल में रंगहीन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 16 पे। 16वां सवाल भी काफी अच्छा है कि दूध किस प्रकार का कोलाइडी यंत्र है। ये बहुत बार एग्जाम में बना है। ठीक है, इस बार तो आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाइएगा कि दूध किस प्रकार का कोलाइडी यंत्र है, या दूध जो है किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सारा एक जैसा दिख रहा होगा। पायस का उदाहरण है, जेल का उदाहरण है, फेन का उदाहरण है, या हाइड्रोसॉल का उदाहरण है। जवाब दीजिए सारे बच्चे। ठीक है, कि जल किस प्रकार का कोलाइडी यंत्र है। तो 16वें नंबर सवाल का जवाब दीजिए सारे बच्चे। बहुत ही इजी है जी, इसको कंफ्यूजन में नहीं रखिएगा सवाल को, बहुत बार एग्जाम में ये बन चुका है दूध के बारे में। चलिए बहुत सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही आ रहा है। हम लोग जान लेते हैं इसका आंसर। जिन बच्चों को नहीं भी मालूम है वो अच्छे से देख लीजिए। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। एकदम अच्छे से याद करके जाइएगा, दूध किस प्रकार के कोलाइडी यंत्र है या कोलाइड का उदाहरण है, तो पायस का उदाहरण है। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 देखिए, बुझा हुआ चूना है। इन चारों ऑप्शन में आपको टिक करना है और छांटना है यहाँ पे कि एक बुझा हुआ चूना जो है इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा। तो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और CaCl2। ठीक है, जवाब दीजिए सारे बच्चे। बहुत ही अच्छा सवाल है, बुझा हुआ चूना। बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है जी। एक होता है बिन बुझा हुआ चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने टिक करा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने टिक करा बिल्कुल ही सही है, एकदम रट कर जाइएगा। बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर सी, इसको भी व्यय कर लीजिए।
CaOH का होल ट्वाइस जो है वो बुझा हुआ चूना का बिल्कुल ही सूत्र है। एक अबुझा हुआ चूना आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, उसमें टिक करना है। अबुझा हुए चूने में अभी आपको याद रखना है बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाला CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 18वें पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 काफी अच्छा है कि सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? ग्रुप नंबर 1 का, ग्रुप नंबर 2 का, ग्रुप नंबर 3 का, या नन ऑफ दिस। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवालों में से कि 18वां नंबर कि सोडियम जो है आवर्त सारणी के किस ग्रुप का एक सदस्य माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन बच्चों ने टिक करा है उनका जवाब बिल्कुल ही सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत सारे बच्चों का, राहुल राणा बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है उनका जी, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, वो इस क्यूज को अच्छे से कवर कर रहे हैं। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो ग्रुप फर्स्ट का, यानी पहले ग्रुप का वो सदस्य माना जाता है। बढ़े आगे, चलिए 19वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर सवाल देखिए, ये फॉग वाला आ गया सवाल कि फॉग किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था दूध के बारे में, जो कि क्या आया था उसका जवाब? पायस। जिन बच्चों को नहीं याद है वो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। दूध जो था वो पायस का एग्जाम्पल था। अभी आ गया हमारा फॉग। फॉग किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? ऑप्शन आपको देखिए, द्रव का गैस में फैलाव, गैस का गैस में फैलाव, ठोस का गैस में फैलाव, या ठोस का द्रव में बिखराव। क्या होगा जवाब? सोच कर बताइएगा, ठीक है। सवाल नंबर 19। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने जवाब को इसको अच्छे से टिक करा है। ऑप्शन नंबर ए, जिन बच्चों ने टिक करा है, द्रव का गैस में फैलाव, ठीक है। द्रव का गैस में फैलाव जो है वो फॉग का एग्जाम्पल है। फॉग यानी यहाँ पर कोहरा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 जो है, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सवाल नंबर 20 हमारा है, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से क्या होगा? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, NH2 है, NS1 है, NS6 है, या NSO है, ठीक है। जवाब दीजिए सारे बच्चे, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए? चलिए ऑप्शन ए, जिन बच्चों ने टिक करा ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। याद रखिएगा, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2 होगा। आगे बढ़े, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे क्लास को, क्योंकि आप लोग का समय ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। अच्छे से जवाब देते जाइएगा और समझते जाइएगा, सवाल को एकदम रट कर जाइएगा। अगला सवाल हमारा देखिए, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, या लोहा है, ठीक है। SiAlO या Fe। जवाब दीजिए सारे बच्चे। सवाल नंबर 21 VVI कर लीजिएगा जी, एग्जाम के पैटर्न से काफी ये बेहतरीन सवाल है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, तत्व के बारे में कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व जो है वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 हमारा कह रहा है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक इनमें से कौन सा है? अच्छा चालक के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एंथ्रासाइट, हीरा, ग्रेफाइट और चारकोल। इन चारों ऑप्शन में आपको छांटना है कि उष्मा का और विद्युत का, दोनों का होना चाहिए, उष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक इनमें से कौन सा है? सवाल नंबर 22। जवाब दीजिए सारे बच्चे। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक करा है उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़े, चलिए तो आज के इस क्लास में हम लोग 40 प्रश्नों को कवर करके ही जाएंगे, चाहे आपका जितना भी समय जाए, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम काफी नजदीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको कवर करके जाइएगा। सवाल नंबर 23, हीमोग्लोबिन पर आवेश होता है, किस प्रकार का आवेश होता है ये आपको बताना है सभी बच्चे को। ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, धनावेश, ऋणावेश, उदासीन, या नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए सारे बच्चे, इसको भी व्यय करिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी से हम लोग जितना भी क्लास करेंगे उसमें अधिकतर प्रश्न VVI कहलाएंगे, क्योंकि अब एग्जाम काफी नजदीक है और ये सब प्रश्न आपको अच्छे से कवर करके जाना है। सवाल हमारा, हीमोग्लोबिन पर आवेश किस प्रकार का होगा? चलिए जवाब दीजिए सारे बच्चे। बेहतरीन जवाब आ रहा है सभी बच्चों का। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन बच्चों ने टिक करा बिल्कुल ही सही है, हीमोग्लोबिन पर धनावेश होगा जी, ठीक है। चलिए 24 देखिए, अच्छे से देखिएगा। 24 कह रहा है कि द्रव स्थिरांक
के किस मान के लिए प्रतिक्रिया शीघ्रता से पूर्ण होगा। ठीक है, के किस मान के लिए, द्रव्य स्थिरांक के किस मान के लिए प्रतिक्रिया शीघ्रता यानी तेजी से पूर्ण होगा या मतलब संपूर्ण होगा। ठीक है, पूरा होगा। ऑप्शन आपको दिख रहा है, के बराबर 10 के बराबर, के बराबर 1, के बराबर 10 का क्यू यानी 1000, के बराबर 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है, जवाब दीजिए सारे बच्चे। चलिए, जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक करा बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब सवाल नंबर 25 नंबर सवाल हमारा है कि वाह्यतम विन्यास 3D पर पावर 6 4s स्क्वायर है, किसका है यह वाह्यतम विन्यास जो है वो किसका है इन चारों में से। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, Ca का, Zn का, Mg का, नन ऑफ दिस। यानी ऑप्शन में समझना है आपको, कैल्शियम का, जिंक का या जस्ता का, मैग्नीशियम का या नन ऑफ दिस का। तो जवाब दीजिए सारे बच्चे, 25 का जवाब क्या होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। आप लोग सारे बच्चे बताइएगा इसका राइट जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। ठीक है, आप सभी बच्चों के लिए इसका रहा ये सवाल आज का कि वाह्यतम विन्यास जो ये वाला सवाल है हमारा 25 3D पर पावर 6 4s स्क्वायर जो है वो किसका वाह्यतम विन्यास है, किस तत्व का या यौगिक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल नंबर 26 पे। 26वां नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। ठीक है, सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन प्रबल ऑक्सीकारक का एग्जाम्पल है। Br2 होगा, I2 होगा, Cl2 होगा या F2 होगा। जवाब दीजिए सारे बच्चे, बेहतरीन सवाल है ये। क्या होना चाहिए इसका आंसर 26 का। चलिए, बहुत ही अच्छा, ऑप्शन डी, जिन बच्चों ने टिक करा है F2 को वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि निम्नलिखित यानी इन चारों में जो ऑप्शन दिया गया है इनमें आपको टिक करना है प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है। चलिए, सवाल नंबर 27 यानी नीला थोथा, बहुत ही हाईलाइटेड, और जो बच्चे जनरल कॉम्पिटिटिव के भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की उनके लिए भी ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है, बार बार आपको एग्जाम में मिलेगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये रसायन शास्त्र का बेहतरीन सवालों में से एक है। इसको एकदम VVI और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, लगा कर जाइएगा। चार ऑप्शन दिख रहा होगा, CuSO4, CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 2H2O या नन ऑफ दिस। तो आप अच्छे से इसको बताइए इसका जवाब क्या होगा जी, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक करा बिल्कुल ही सही है, या रट लीजिएगा, नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O। ये 5H2O काफ़ी मायने रखता है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नीला थोथा में 5H2O लगा रहना चाहिए। आगे बढ़ते, सवाल नंबर 28। ठीक है, 28 बहुत ही हाईलाइटेड और बेहतरीन सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। काफ़ी छोटा और बेहतरीन सवालों में से एक है, तो इस बार एकदम अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। कार्बन की संयोजकता ऑप्शन आपको है 1, 2, 3 या 4, इन चारों में से टिक करना है। 4 ऑप्शन भी है और 4 लगातार ऑप्शन के क्रम में भी है। ठीक है, चलिए टिक करिएगा। ये 28वां नंबर सवाल और अच्छे से याद करके जाइएगा। ऑप्शन नंबर डी, बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आया है। 28वां नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल नंबर 29। अब आप इस सवाल को देखिए कैसे याद रखिएगा, इसका ट्रिक भी हम लोग यहाँ पर इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो कि बच्चों के दिमाग में एकदम चला जाएगा अच्छे से, और एकदम बोर्ड एग्जाम में तो कभी कन्फर्म हम बता रहे हैं कि इसको गलत कोई भी बच्चा नहीं करके आएगा। सवाल हमारा देखिए, पीतल का मुख्य अवयव क्या होता है। ठीक है, तो एक ट्रिक आप लोग को यहाँ पे दिमाग में रखना है, जो भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता होगा मिश्र धातु में, क्योंकि पीतल जो है एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए इस बच्चे को। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा Cu प्लस Zn। तो Cu जो होता है वो कॉपर को कहा जाता है। Cu किसको कहा जाता है, कॉपर। ठीक है, कॉपर यानी तांबा, याद रखिएगा जी। Cu किसको कहेंगे हम लोग, कॉपर को ही कहा जाता है, तो ये बात दिमाग में हटा लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए समझेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा कि पीतल जो है मुख्य रूप से किसका अवयव होता है, Cu प्लस Zn का, और Cu प्लस Sn का, Cu प्लस Hg का, Cu प्लस Fe प्लस Ni का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, आपको इस ये जो
संकेतिक नाम है उसमें आपको समझना है कि ये Cu किसको डिनोट कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, कॉपर यानी तांबा को, ठीक है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। फिर हम लोग को जानना है, ये देखिए ये Zn किसको डिनोट कर रहा है, जिंक या किसको डिनोट करेगा, जस्ता को। तो ये सब छोटा छोटा चीज एकदम कंफ्यूजन नहीं करना है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए Hg, ये ठीक है Hg भी जान रहे हैं हम लोग, और ये Fe लोहा को जान रहे हैं, ये Ni निकेल को जान रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें आपको याद कैसे रखना है। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर जानेंगे। बहुत सारे बच्चों ने आंसर तो सही टिक कर दिया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर होगा भी तो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। 29वें नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए जो है Cu प्लस Zn बिल्कुल ही सही है। अब देखिए आपको टिक क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए पीतल है, तो पीतल में आपको याद रखना है पिताजी, ठीक है। अपने पिताजी के बारे में तो सबको पता होगा, पिताजी यानी पीतल से यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एकदम आपका कंफ्यूजन कभी नहीं होगा एग्जाम में। पिताजी का मतलब हमारा क्या हुआ, पी से क्या हुआ, पीतल, ठीक है, पी से क्या हुआ जी, पीतल। और त से हमारा हो गया ये देखिए तांबा, और ये प्लस ज से क्या हो गया, जस्ता। यानी तांबा का मतलब हो गया Cu, और प्लस जस्ता का मतलब हो गया Zn, ठीक है। एकदम अच्छे से याद करके जाइएगा, एकदम जैसा ही पीतल के बारे में आए तो अपने पापा को याद कर लीजिएगा। और ये सवाल आपका एकदम कभी भी गलत नहीं जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, हो सकता है बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाए एग्जाम में, तो ये ट्रिक हमारा काम कर जाए और 1 नंबर उनका एग्जाम में बढ़ जाए, ठीक है। तो एकदम ट्रिक से अगर कैसे भी हो आप लोग इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि ये सब सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सवाल नंबर 29 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पीतल, पिताजी, तांबा प्लस जस्ता, ठीक है। चलिए Cu प्लस Zn। आगे बढ़े, जरूर बताइएगा सारे बच्चे जी हाँ कि इसका आपको ये ट्रिक कैसा लगा 29वें नंबर सवाल का। और 25वां नंबर सवाल आप लोग के लिए हमने छोड़ रखा है, उसका भी जवाब हमें चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस बने रहिएगा आप लोग ड्रीम क्लासेस पे लास्ट तक। सवाल नंबर 30 हमारा, फिनोल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बैकेलाइट, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीएथिलीन या पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। जवाब दीजिए सारे बच्चे, फिनोल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। चलिए जवाब हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिन बच्चों ने टिक करा बिल्कुल ही सही है, बैकेलाइट इसका सही जवाब होगा। फिनोल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, बैकेलाइट। आगे बढ़े, चलिए अब थोड़ा स्पीड में बढ़ेंगे हम लोग, क्लास काफ़ी लंबा होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग को और भी सब्जेक्ट को कवर करना होगा क्लास में या घर वगैरह में पढ़ाई करना होगा, तो जवाब जल्दी जल्दी से देते जाइएगा टेस्ट का। हमारा 31वां नंबर सवाल है कि कौन सा डैश COOH समूह नहीं रखता है, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल और पॉलमीटिक अम्ल, ठीक है। जवाब दीजिए सारे बच्चे 31 का। बेहतरीन, बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है, ठीक है, कि कौन सा डैश COOH समूह नहीं रखता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपिनोइक अम्ल जो है वो डैश COOH समूह नहीं रखता है। क्लियर है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 32 काफ़ी इजी और बेहतरीन सवाल है। इसके पहले इस टाइप का सवाल हम लोगों ने पढ़ा था, एक पढ़ा था कार्बन की संयोजकता वाला, तो उसका जवाब क्या आया था 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 32 हमारा कह रहा है कि संकुल कितने प्रकार के होते हैं। ये तो काफ़ी इजी सवाल है जी, चलिए सभी बच्चे हैं मुझे लगता है कि इसका जवाब दे देंगे। संकुल के कितने प्रकार हैं या कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। एक बार जो बच्चे सुन लेंगे इसको उनको ये प्रश्न एकदम रटा जाएगा, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए, संकुल कितने प्रकार के होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के, संकुल 3 प्रकार के होते हैं, याद करके जाइएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 33। अब ये देखिए, इसको भी वे करिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि परासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम घटता है, या आयतन बढ़ता है, या नन ऑफ दीज, ठीक है। जवाब दीजिए सारे बच्चे 33 का क्या होना चाहिए जवाब। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवालों में से 33 ऑप्शन नंबर ए, जब तापक्रम बढ़ेगा, ठीक है, जब तापक्रम बढ़ेगा तो परासरणी दाब का मान भी बढ़ेगा। याद रखिएगा सारे बच्चे, टेम्परेचर बढ़ने पर परासरणी दाब का मान क्या होता है, बढ़ता है। एकदम दोनों तरह से ये सवाल को पूछ सकता है, ये पूछ सकता है इस तरह से जो अभी हम लोगों ने रखा है कि परासरणी दाब बढ़ता है तब क्या होता है, जब तापक्रम बढ़ता है। ये आपके सामने सवाल आएगा, जब तापक्रम बढ़ता है तो परासरणी दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। उलट के पूछे या इधर से पूछे, सवाल का जवाब वही होगा, दोनों में बढ़ेगा ही। अगर तापक्रम बढ़ेगा तो प्रसरणी दाब
बढ़ेगा, तापक्रम घटेगा तो प्रसरणी दाब घटेगा। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 34, K4 × Fe(Cn)(6) का एक उदाहरण क्या है? सवाल नंबर 34 जवाब दीजिए। आयनिक संकुल का, आणविक संकुल का, सेतु संकुल का या नन ऑफ दिस? क्या होगा इसका जवाब जी 34 का? चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब सही टिक करा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जिन जिन बच्चों ने टिक करा है उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? एक आयनिक संकुल का एग्जाम्पल है। आगे बढ़े। चलिए 35 भी काफी अच्छा सवाल है। सेल स्थिरांक का मान इनमें से क्या होगा? A/L होगा, L/A होगा, A×L होगा या A+L होगा? ठीक है, जवाब दीजिए 35 का। बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर बी L/A इसका सही जवाब होगा। सेल स्थिरांक जो है वो किसका मान होगा इनमें से? तो L/A का। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 पे। 36 हमारा CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और काफ़ी बेहतरीन सवालों में से एक है ये जी। इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सवाल CuSO4 के घोल में लोहे का एक टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाएगा। काला में परिवर्तित हो जाएगा, हरा में परिवर्तित हो जाएगा, भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा या रंगहीन हो जाएगा, यानी कोई रंग उसमें नहीं बचेगा। जवाब दीजिए सारे बच्चे। एकदम क्लास का लास्ट टाइम चल रहा है, एकदम अच्छे से कवर करके जाइएगा। ठीक है, अभी 4-5 सवाल और बचा है। 36वें नंबर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब टिक करा। ये भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। जब CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालेंगे तो घोल का नीला रंग किस में परिवर्तित होगा? भूरे कलर में परिवर्तित होगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 37वें सवाल पे। ये देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको भी वे कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी छोटा और बेहतरीन सवाल है कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग में कितना होगा? ठीक है, समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होगा? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 30 ATM, 10 ATM, 20 ATM या 1 ATM। जवाब दीजिए सारे बच्चे। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका जवाब? ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 36 का, 37 का सॉरी। बहुत ही अच्छा, याद रख के जाइएगा। ऑप्शन नंबर 36 ए नंबर, ठीक है, 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग में कितना होगा? तो 30 ATM होगा। आगे बढ़े। चलिए 38वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। ऑर्गन कैसा गैस है? ऑर्गन जो है वो किस प्रकार का गैस है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, द्विपरमाणविक गैस है, एक परमाणविक गैस है या त्रिपरमाणविक गैस है या अष्ट परमाणविक गैस है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये 38वां नंबर। जवाब दीजिए सारे बच्चे, एकदम थर्ड लास्ट ये सवाल चल रहा है आप लोग का। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी एक परमाणविक का उदाहरण है ये। आर्गन गैस जो है वो एक परमाणविक गैस का एग्जाम्पल है। चलिए, और आज के इस क्लास का सेकेंड लास्ट सवाल बहुत ही अच्छा, ये देखिए, निम्न में से प्रबल अम्ल कौन सा है? ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में बताना है आपको प्रबल अम्ल कौन सा है। ठीक है, HCCH वाला ये वाला होगा या C6H6 वाला होगा, C2H6 वाला होगा या CH3OH वाला होगा? क्या होगा जवाब? दीजिए सारे बच्चे। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब टिक करा है। इसका जी जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने टिक करा है ये बहुत ही अच्छा है, और जिनको नहीं मालूम था इसका जवाब वो याद करके चले जाइएगा। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? तो CH3OH एक प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है। चलिए आइए बात करते हैं आज के अंतिम सवाल पे। ठीक है, जो कि बेहतरीन सवालों में से एक है, इसको भी वे कर लीजिएगा। सवाल हमारा कह रहा है ईथर होते हैं। ठीक है, ईथर जो होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं या उभयधर्मी होते हैं? ईथर किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है, सवाल नंबर 40 का। ठीक है, चलिए जिन जिन बच्चों ने टिक करा ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ही सही है। ईथर जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, क्षारीय का वो एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलिए तो रहने देते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले टॉपिक में हम लोग 40 और प्रश्नों को कवर करेंगे, और जल्द से जल्द मैं ये ट्राई करूंगा इसको जल्द से जल्द आप लोग का ये क्लियर करवा देने का, ये टॉपिक जो हमारा 500 वाला चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग बस चिंता फ्री रहिए एकदम। ठीक है, कूल माइंड में एग्जाम में जाइए और अच्छे से आप लोग करके आइएगा, मुझे ये विश्वास है, क्योंकि आप लोगों ने ड्रीम क्लासेस पे पढ़ाई करा है, तो आप लोग का एक भी टॉपिक जो है वो छूटेगा नहीं।
बस आप लोग विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, और जितने भी नोट्स वगैरह जिन बच्चों ने परचेस करा है उसको आप अच्छे से देख कर जाइएगा, ठीक है। और एक सवाल आप लोग के लिए हमने रखा है 25 वाला जी, उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग जरूर बताइएगा कि ये क्लास जो है आपको सेशन वो कैसा लगा। और बस बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे। और आप हमें यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा शुरू में स्क्रीन पे, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोनों है, उस पर आप कांटेक्ट करके कुछ भी सहायता ले सकते हैं। हमारे लर्निंग ऐप पे भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ड्रीम क्लासेस ब्राउन कलर का लोगो होगा, वहाँ पर भी आप जुड़कर हमारे आगे आने वाले क्लासेस की पढ़ाई को अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो कि राहुल सर के द्वारा पूरी तरह से ये कंसल्ट करवाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक्स के साथ में, ठीक है। तो चलिए।